तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अर्थशास्त्र का टॉपिक। आज हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में महत्वपूर्ण सारे अध्ययन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, उसी को बस लिया ही गया है। यहाँ फालतू की चीजें नहीं है, जो पूछा जाएगा वही चीजें ली गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। ध्यानपूर्वक बने रहिए और कोशिश करिए कि आप इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी ही वीडियो आपके लिए निःशुल्क हम प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक वर्ड लिखा गया है इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है इकोनॉमी। ये दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दोनों क्या है इसी के बारे में हम समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, अर्थशास्त्र में हम किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जबकि हम इकोनॉमी में किसी देश या समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। बस दोनों में इतना बड़ा फर्क है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमी जो शब्द है, किसी देश के बिना ये अधूरा होता है। किसी देश के बिना क्या होता है, ये अधूरा है, ठीक है ना। आप यहां पढ़ेंगे तो देखिए लिखा होगा, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है तब तक कि किसी देश का साथ न जोड़ा जाए, यानी इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, ब्रिटिश इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, जब तक ऐसे नाम न जोड़ा जाए तब तक वो अधूरा कहलाता है। क्या कहलाता है? अधूरा। यहां देखेंगे तो अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र में क्या होता है, यहाँ पे आप अर्थशास्त्र, ये अर्थव्यवस्था है, वो क्या है, अर्थशास्त्र है। दोनों में अंतर दिख रहा है आपको ना, नाम में स्पष्ट अंतर है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यह अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों बातें ध्यान दीजिएगा। ये मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है, जबकि ये किसी देश या राज्य का अध्ययन करता है, उसकी इकोनॉमी का अध्ययन करता है। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी नहीं, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स जो है वो दो प्रकार का होता है, एक माइक्रो या सूक्ष्म बोलते हैं, एक मैक्रो यानी समष्टि। ये व्यष्टि कहलाता है, वो समष्टि कहलाता है, ठीक है। मैं इसको आपको समझा दूं, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, ये दो भाग में जो बनाया गया है, इसे एक भाग को बड़े पैमाने पर अध्ययन करने के लिए बनाया गया है, एक भाग को छोटे पैमाने पर अध्ययन करने के लिए डेवलप किया गया है, ठीक है ना। अब बात समझिएगा, इसका जैसा कि नाम ही है माइक्रो, मतलब सूक्ष्म, मतलब कि सूक्ष्म, याद रखिएगा, सूक्ष्म गतिविधियों का अध्ययन जो है इसमें किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप किसके लिए करते हैं, किसी छोटे क्षेत्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। कंपनी या परिवार हो सकता है, कंपनी, परिवार, छोटे छोटे उद्योग धंधे, इन सब चीजों को शामिल आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, राज्य और देश के इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए ये बहुत बड़ा पैमाना है। क्या है, बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अब इसके लिए मैं अगर एक जनरल उदाहरण दूं आपके सामने, तो जिस तरह जंगल के कुछ पेड़ और पूरा का पूरा जंगल, जंगल के कुछ पेड़ यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जबकि पूरा का पूरा जंगल यानी समष्टि अर्थव्यवस्था या मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में आप लोगों को मैं समझा ही चुका हूं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में आप लोग ये देख ही चुके हैं, समष्टि और व्यष्टि, ठीक है। अब आइए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, आपने इकोनॉमिक्स टाइप्स में देख लिया है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे इकोनॉमी, ठीक है ना, ये देखेंगे आप, दोनों में डिफरेंस समझिए। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है, ठीक है ना। यहां बात हो रही है अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था के प्रकार पूछा जा रहा है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, खुली अर्थव्यवस्था होती है और बंद अर्थव्यवस्था होती है। यानी कुल 5 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। कुछ कुछ पूंजीवादी होती हैं, कुछ समाजवादी होती हैं, कुछ मिश्रित होती हैं, कुछ जो है खुली अर्थव्यवस्था होती हैं और कुछ बंद अर्थव्यवस्था होती हैं, ठीक है। चलिए इन्हीं के संदर्भ में एक एक करके समझते हैं हम लोग।
आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। ठीक है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है ना। यानी आपको करना क्या है इसमें, देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो और सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए जैसे देश ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। ठीक है ना, आप सभी जानते हो कि इन देशों में उद्योगों का कितना बड़ा रोल है। ठीक है ना, उद्योगों का कितना बड़ा रोल है, उद्योगपतियों का कितना बड़ा रोल है, ठीक है ना, इनके देश को चलाने में। इसी तरह से हम अगर दूसरे को देखते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पाद के साधन और आय के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो। किसका नियंत्रण हो? सरकार का नियंत्रण हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सॉरी समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ठीक है ना, यह बात आपको ध्यान रखना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसपे सरकार का सीधा कंट्रोल होता है, जिसपे सरकार का सीधा कंट्रोल होता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि चीन, चीन इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। चीन इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप। चलिए, अगला है हम लोगों का मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग देखेंगे। जैसा कि इसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक उसी तरह से इसका काम भी है। देखिए जरा क्या कह रहा है, जिसमें सरकारी और निजी स्वामित्व दोनों हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब सरकार का भी रोल हो और उद्योगपतियों का भी रोल हो, यानी निजी अस्तित्व भी हो उसमें। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कैसी अर्थव्यवस्था कहते हैं? उन्हें हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, या मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है ना। अगला है खुली अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, ओपन इकोनॉमी। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर आयात निर्यात बड़ी मात्रा में और आयात निर्यात पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो। यहां कहा जा रहा है सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो। ठीक है ना, ऐसी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और जहां पे सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो खुली और बंद समझ में आ गया? एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है यही प्रश्न। ठीक है ना, तो आपको ये बात 100% याद होनी चाहिए कि खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। कोई डाउट किसी को? बंद अर्थव्यवस्था की बात यहीं आ गई है, देख सकते हैं आप। आयात निर्यात पर सरकारी हस्तक्षेप बड़ी मात्रा में हो और आयात निर्यात बहुत ही कम हो, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे? बंद अर्थव्यवस्था। उदाहरण सबसे बढ़िया है नॉर्थ कोरिया। कौन है? नॉर्थ कोरिया। पूरा कंट्रोल रहता है उसका। ठीक है ना, अपने लोगों पर भी, अपने व्यवसाय पर भी, हर चीज पे कंट्रोल होता है। आइए, अगला है कुछ यहां पे कुछ विशेष बात है, उसको समझिए जरा। कहा जा रहा है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए ध्यान से समझिएगा इसे, क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइक्रो कह रहा है कि मैक्रो कह रहा है कि मॉडर्न कह रहा है। देखिए ट्रिपल एम है यहां पे, आपको समझना होगा ये तीनों बातें, माइक्रो, मैक्रो एंड मॉडर्न। ठीक है ना, याद रखिएगा। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल है। कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। ठीक। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि वाला, यानी समष्टि वाला जो है J.M. किन्स है। कौन है? J.M. किन्स, याद रहेगा। और फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। ठीक है ना, डायरेक्ट आपको अर्थशास्त्र का जनक पूछ लिया जाए, क्या मारेंगे? एडम स्मिथ मारेंगे। क्या मारेंगे? एडम स्मिथ। इनकी एक पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन। कौन थी? वेल्थ ऑफ नेशन। देखिए उसी पुस्तक की बात किया जा रहा है, एडम स्मिथ की। ठीक है ना। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल की है, जॉन मार्शल है ये। ठीक है। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंटरेस्ट एंड मनी जो है J.M. किन्स की है। ठीक है ना।
द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसकी पुस्तक है? जे एम किन्स की है। अगला है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी एनालिसिस, जो है ये किसकी है? सैमुअल्सन की है। सैमुअल्सन की ये पुस्तक है, ये बात याद रखना है। और दास कैपिटल तो पूरी दुनिया जानती है कि किसका है? कार्ल मार्क्स की है। किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि किसकी कौन सी पुस्तक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जॉन मार्शल। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी जो है जे.एम. किन्स की है। और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी एनालिसिस की बात होगी तो सैमुअल्सन की। ये 3 पुस्तक आपको याद रखने हैं, बाकी तो आपको याद ही है, दास कैपिटल और वेल्थ ऑफ नेशंस, कोई डाउट ही नहीं है। बोलिए, याद हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो है टॉपिक आपको विभिन्न परीक्षाओं में मदद करने वाला है। चाहे आप कोई सा भी परीक्षा दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, आप एसएससी दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, ऑल एग्जाम कोई भी दे रहे हो, आप पेट दे रहे हो, यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी पेट दे रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, आप कोई सी भी परीक्षा आप दे रहे हो, आपके लिए ये वनडे एग्जाम के लिए बेहतरीन है ये टॉपिक, सारा का सारा टॉपिक। इसीलिए कह रहा हूं कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले दिनों में ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। राष्ट्रीय आय, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, डायरेक्ट एग्जाम में यही प्रश्न होगा कि नेशनल इनकम क्या होता है भाई, बता दो जरा, ठीक है ना? आओ समझाता हूं, नेशनल इनकम क्या होता है। कह रहा है किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो होगा वही कहलाएगा क्या? राष्ट्रीय आय। बात क्लियर है? क्या कह रहा है? अंतिम मौद्रिक मूल्य, बीच का कुछ भी नहीं, डायरेक्ट लास्ट वाला। जैसे एक किसान आलू का प्रोडक्शन किया, आलू का प्रोडक्शन करके जो है एक उद्योगपति को उसने बेच दिया, और उद्योगपति लेज वाले को मान लीजिए बेच दिया, लेज वाले को बेच दिया, और लेज वाले ने क्या किया? उसका चिप्स बनाया और मार्केट में होलसेलर के यहां सप्लाई करवा दिया। होलसेलर से फुटकर विक्रेता के पास गया, फुटकर विक्रेता से जो है कस्टमर ने कहा, कस्टमर नहीं, कंज्यूमर कहिए उसे, ठीक है ना, जो उसे कंज्यूम करेगा, उपभोक्ता, ठीक है ना, जो उसे कंज्यूम करेगा, वो जब खरीद लेगा और उसे फाड़ के खा जाएगा, तब वो उसके द्वारा जो राशि पे की गई थी उस लेज चिप्स के लिए, वही उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य कहलाएगा। बस समझ में आया? बीज की कड़ी से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट में जब वो कंज्यूम हो जाएगा उपभोक्ता के द्वारा, ठीक है ना, तो वो वही प्राइस जो उसने पे किया होगा वही अंतिम मौद्रिक मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतिम मौद्रिक मूल्य। क्लियर बात है? कोई डाउट नहीं ना? आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आगे? राष्ट्रीय आय में देश के समान निवासियों द्वारा चाहे घरेलू सीमा के अंदर या विदेशों में भी उत्पादन या सेवाएं प्रदान करे तो भी उसे शामिल किया जाएगा, ठीक है ना? आगे दूसरा पॉइंट है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा, जैसे मैंने कहा आपसे, लास्ट, बस लास्ट और कुछ नहीं, ठीक है ना? समझ में आएगी नहीं? अगर आप भी खाने के लिए खरीदे और लेकिन बेच दिए दूसरे को, तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है ना? ये बात याद रखिएगा। आइए देख रहे हैं, आलू निकला, दादाजी बहुत खुश है कि बहुत अच्छा पैदा हुआ, मध्यवर्ती वस्तु हो गया आलू, मतलब कंपनी वाला ले गया जो, और अंतिम वस्तु हो गया लेज चिप्स बन के बाहर निकल गया, ठीक है ना? जो खरीदा और खा गया उसे तब, ठीक है ना? याद रखिएगा इसे। आइए दूसरा, नेशनल इनकम के बाद अगला है हम लोगों का CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है ना? आइए इसके बारे में पूरा नाम देख लीजिए, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है। तो सोचिए, पहला क्वेश्चन तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट यही हो गया कि एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो आप तुरंत उत्तर करेंगे CSO। CSO नहीं दिया होगा, हिंदी में यह दिया होगा या इंग्लिश में यह दिया गया होगा, ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात है? राष्ट्रीय आय की गणना करने के जिम्मेदार कौन होगा? CSO, ठीक है? आइए
स्थापना की बात करेंगे तो मई 1951 में स्थापना हुई और हेडक्वार्टर जो है इसका नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली। ये बात याद रखेगा। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं। क्लियर बात है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। तीनों क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एंड तृतीयक क्षेत्र। राष्ट्रीय आय की गणना इन्हीं से की जाएगी। अच्छा, आइए समझाता हूं। देखिए, वित्त वर्ष जो होता है, वित्त वर्ष, ठीक है, वित्त वर्ष का मतलब होता है कि जहां से कार्य आरंभ हुआ है, जहां से कार्य आरंभ हुआ है और जहां पर खत्म होगा, जहां पर खत्म होगा वह समय कहलाता है वित्त वर्ष। क्या कहलाता है? वित्त वर्ष। और हमारे देश का जो वित्त वर्ष स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। तो देखेंगे आप लोग फरवरी में जो है, फरवरी मार्च के समय में बैंक बहुत ज्यादा अपना कार्य करते हैं। आपका काम कम करते हैं, अपना काम ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, वो क्योंकि उनको पूरा रिपोर्ट देना होता है आप पिछले वित्त वर्ष का। समझ में आया? चलिए, तो ये बात क्लियर हुआ ना। वित्त वर्ष स्टार्ट कहां से होता है? 1 अप्रैल से। कहां खत्म होता है? 31 मार्च को। ठीक। आरबीआई का वित्त वर्ष था 1 जुलाई से 30 जून तक, ठीक है ना, लेकिन उसने भी अपना वित्त वर्ष संशोधित कर लिया है। 1 अप्रैल से 31 मार्च ही कर लिया है, ठीक है ना। आइए, 3 सेक्टर, इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तीनों सेक्टर से। देखिए, प्राइमरी सेक्टर वह सेक्टर है जहां पर कच्चा माल निकलता है। जहां पर क्या निकलता है? कच्चा माल। और कच्चा माल प्रकृति पर निर्भर होने वाला हो। ठीक, ये नहीं कि दूध से पनीर बना दिया वो तो कच्चा है, अभी पका नहीं है, पनीर की सब्जी नहीं बनी है, ठीक है ना, अभी पका कहां है वो। समझ में आएगा नहीं? पनीर बना दिया गया तो वो कच्चा है, वो भी गिना जाएगा ना। सिर्फ क्या गिना जाएगा? वो दूध, ठीक है ना, वो दूध। सारी फसलें और सारे खनिज किसमें आएंगे? वो भी प्राथमिक सेक्टर में आएंगे। सारे खनिज हो गए, सारे खाद्यान्न हो गए, ठीक है ना, ये सारी चीजें। अगर बात हो गाय की, तो गाय किस सेक्टर का विषय है? प्राइमरी सेक्टर का विषय है। तो भैंस प्राइमरी सेक्टर, बकरी प्राइमरी, मतलब ऐसी चीज जो प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर हो, ठीक है ना। आप लोग बताइए किस सेक्टर के विषय है? प्राथमिक। और आप जब कोई कार्य करेंगे तब तृतीयक, सीधे तृतीयक। समझ में आ गई नहीं? सेवा क्षेत्र में हो जाएंगे आप। तब गाय सेवा नहीं दे रही आपको दूध देके, हाँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा किसमें आएगा। अब यहां से जो गेहूं निकला, यहां पे गया द्वितीयक से वाला खरीद ले गया, उससे बना दिया इसने बिस्किट। क्या बना दिया? बिस्किट। गेहूं से बना दिया क्या? बिस्किट। अब वो बिस्किट द्वितीयक क्षेत्र का विषय है, ठीक है ना, लेकिन जो बनाने वाला संस्थान के लोग हैं वो किस सेक्टर में जाएंगे? तृतीयक सेक्टर में। और याद रखिएगा, सबसे बड़ा सेक्टर है तृतीयक सेक्टर। सबसे बड़ा रोल है हमारी जीडीपी में किसी का, तो वो तृतीयक क्षेत्र है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। आइए, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को थोड़ा देख लीजिए आप लोग अच्छे से। आइए, प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतया कच्चे माल से संबंधित वस्तुओं को शामिल किया जाता है। वो कृषि होगा, पशुपालन होगा, खनन होगा, वो सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। अब यहां पे वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों पर, गतिविधियों पर निर्भर हो, ठीक है ना, उनके ऊपर निर्भर हो, ठीक है ना, कच्चे माल हो का उपयोग करता हो, द्वितीयक क्षेत्र कहलाएगा। जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, वाहन उद्योग हो गया, बिस्किट हो गया, केक हो गया, मिठाई हो गया इत्यादि, ठीक है ना। अगला है तृतीयक सेक्टर की बात करें तो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। सेवाओं का जैसे यातायात हो गया, बीमा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया इत्यादि, ठीक है ना। ये सभी चीजें सेवा क्षेत्र में आएंगी। किसमें आएंगी? सेवा क्षेत्र में। ये बात याद रखिएगा।
चलिए, इसमें ये जो सेक्टर है ना 55%, वो इसी का हिस्सा है, ठीक है ना। अब कहेंगे सर ये 26% तब किसका है, तो ये 26% जो है किसका क्षेत्र है, ये प्राथमिक का क्षेत्र है, और 19% जो है वो इसका क्षेत्र है, द्वितीयक का है। ये बात याद रखिएगा, 19% इसका है, 26% इसका है, बाकी 55% जो है वो किसका है। जबकि आजाद भारत के समय लगभग 52% जीडीपी हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। किस पे, एग्रीकल्चर, मतलब पहले पे, प्राइमरी सेक्टर पे। आइए, राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना दो तरह से किया जाता है, चालू कीमतों पर किया जाता है, यह भी एग्जाम में पूछ सकता है राष्ट्रीय आय की गणना कितने तरीकों से किया जा सकता है, तो वो करंट प्राइस पर और फिक्स्ड प्राइस पर, करंट प्राइस पर और फिक्स्ड प्राइस पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। करंट प्राइस और फिक्स्ड प्राइस दोनों, बस इतना बात याद रखेगा। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय जो होगा कुल जनसंख्या से भाग, जैसे आपके घर का इनकम मान लीजिए 10 लाख रुपए है और आप लोग जो है 10 लोग हो, तो आपके प्रति व्यक्ति आय जो है 10 लाख बटे 10, यानी 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति आय है आपके परिवार की। ठीक उसी तरह से देश की आय निकाली जाती है, ठीक, जिसमें सर्वाधिक गोवा के प्रति व्यक्ति आय है और सबसे कम बिहार की है, दूसरा सबसे कम उत्तर प्रदेश का है, दूसरा सबसे कम किसका है, उत्तर प्रदेश का है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए, मैंने जैसा पहले शुरू में ही बोला था कि मैंने वही टॉपिक लिया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, फालतू की चीजें इसमें शामिल नहीं की गई हैं। आइए, सन 1867 से 68 में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। कितना बताया था, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। और लॉर्ड कर्जन ने 1901 में प्रति व्यक्ति आय 30 रुपया बताया था। कितना बताया था, 30 रुपया। और वीके आरवी राव ने 1931-32 में प्रति व्यक्ति आय 62 रुपया बताया था। कितना बताया था, 62 रुपए, ठीक है। अगर मैं कहूं करंट में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 2 लाख प्लस है। कितनी है, 2 लाख रुपया प्लस है इसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय, जबकि चाइना की 13 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है। कितनी है, 13 लाख रुपए, ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं। लेकिन फिर भी उसे विकसित राष्ट्र का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, जबकि क्राइटेरिया है कि 12.5 लाख प्लस जिस देश का प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा उसको विकसित राष्ट्र का दर्जा दे दिया जाता है। ये दादा भाई नौरोजी हैं, ये आपके लॉर्ड कर्जन महोदय हैं, ये आपके राव जी हैं, ठीक है ना। इनको ध्यान से देख लीजिए आप लोग, यही वो व्यक्ति हैं जो कि इस तरह का आकलन करने वाले हैं। अब आप लोग बात मत करिए, आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं समझाता हूं आप लोगों को जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, ठीक है, ध्यान समझिए। यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है, लिखा है सकल घरेलू उत्पाद। क्या लिखा है, सकल घरेलू उत्पाद लिखा हुआ है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, एक वर्ष में देश के घरेलू सीमा के अंदर देश के निवासियों द्वारा या विदेशियों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी कहते हैं। अगर मैं इसे शॉर्ट में आपको समझाऊं, तो देश की सीमा के अंदर, चाहे वो भारतीय हो अथवा विदेशी हो, चाहे वो भारतीय हो अथवा विदेशी हो, क्या हुआ, ठीक है, कोई इशू नहीं। आइए, तो आप लोगों ने ये बात समझा कि वो एक वर्ष के भीतर चाहे वो देश का नागरिक हो चाहे वो विदेश का नागरिक हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस लेना देना है कि वो भारतीय सीमा के अंदर है कि नहीं, बस इस बात से लेना देना है। अगर वो भारतीय सीमा के अंदर लेना देना है उसका, तो वो भारत की जीडीपी में शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। समझिए जरा, समुद्री सीमा जो होती है वो 12 नॉटिकल माइल होती है, लगभग 22 किलोमीटर। इस सीमा के अंतर्गत जो भी व्यवसाय होगा वो भारत की जीडीपी में शामिल होगा। कहेंगे सर 200 माइल होता है ना, तो 200 माइल इसलिए नहीं होता है,
200 माइल इसलिए नहीं होता है कि आप जीडीपी में 200 माइल तक की सीमा को शामिल करिए, नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, उसमें पड़ोसी देश भी आने लगेंगे फिर, ठीक है ना, उसमें पड़ोसी देश भी आने लगेंगे, सारे चीज के शामिल हो जाएंगे, तब गड़बड़ा जाएगा पूरा। यानी सिर्फ 12 नॉटिकल माइल, और 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1852 मीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? 1852 मीटर, जबकि 1 मील बराबर होता है 1600 मीटर। क्या होता है? 1600 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। 1 मील पूछे तो 1600 मीटर, और 1 नॉटिकल मील पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा? 1852 मीटर। देखिए, मैं बात कर रहा था इसी 12 किलोमीटर का, ये समुद्री सीमा जो है ना 12 किलोमीटर, इसी की बात की जा रही है कि ये 12 किलोमीटर अंदर समुद्र में भी, इसे प्रादेशिक सीमा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं बात? और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? समीपस्थ मंडल। तीसरे वाले को क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक अधिकार क्षेत्र। अनन्य आर्थिक अधिकार क्षेत्र 3 पार्ट में होता है, पहला 12 किलोमीटर, दूसरा 24 किलोमीटर शुरू से ही, दूसरा 24 किलोमीटर, और तीसरा 200 किलोमीटर, 200 माइल हो, सॉरी, ये सब माइल है। 12 मील नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसको भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब जो है भारत की जीडीपी जो होगी 150 करोड़। अब कैसे ये 150 करोड़ हुई, जरा ध्यान समझिए। मान लीजिए टाटा कंपनी और बहुत सारी कंपनियों ने मिलकर जो है 100 करोड़ का बिजनेस किया, ठीक है। इसके साथ एप्पल जो है आईफोन बना रहा है इंडिया में, उसने 50 करोड़ का किया, तो ये पूरा मिला के भारत की जीडीपी बनेगी। अब आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी, आई समझ में कि जीडीपी क्या होता है और ये अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, अंतिम सेवा होता है। अब जीडीपी समझ में आ गया, तो आगे समझिएगा एनडीपी। एनडीपी क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। एनडीपी का पूरा नाम की बात करेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है पूरा नाम, जिसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। क्या कहते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। एनडीपी बनता कैसे है? जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, यानी मूल्य ह्रास, ठीक है ना, घिसावट, क्या होता है? घिसावट। घिसावट अगर माइनस कर दिया जाए तो वो कहलाता है क्या? एनडीपी कहलाता है। तब वो शुद्ध हो जाता है, ग्रॉस से क्या होता है? शुद्ध। लेकिन होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही, होता क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही होता है। अब समझ में आया ना? क्लियर बात है? आइए अब बात करते हैं जीएनपी की। जीएनपी में फिर से ग्रॉस लग गया है, लेकिन यन जुड़ गया है। यन मतलब नेशनल हो गया। पहले डी था तो डोमेस्टिक था, डोमेस्टिक मतलब देश की सीमा के अंतर्गत। अब नेशनल है तो केवल राष्ट्र का होगा, उसमें विदेशियों का होगा माइनस, विदेशियों का होगा माइनस। अब समझ में आ रहा है बात ये क्लियरिटी से? आइए समझाता हूं, ध्यान से समझिए। तो अब जीएनपी बराबर होगा आपका, वो पूरा नाम हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है? केवल भारतीयों द्वारा, क्या लिखा है? केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में एक वर्ष में किए गए कुल उत्पादित अंतिम सेवाओं तथा अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी कहा जाता है। ये केवल भारतीय का होगा, चाहे वो अपने देश में कमा रहा हो चाहे वो विदेश में हो, वो सारा धन जोड़ के बनता है क्या? जीएनपी। इसीलिए इसे ग्रॉस राष्ट्रीय प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे बोलते, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोल सकते हो, हिंदी में बोलो इसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोलोगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलोगे आप लोग, ठीक है ना। अब बात को आगे समझना, कैसे इसका योग किया जाता है। तो जीएनपी होता है जो वो जीडीपी में प्लस किया जाता है एक्स और माइनस किया जाता है एम। एक्स और एम क्या है? एक्स है विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय, एम क्या है? भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय, वो सारा क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है ना। और भारतीय जो विदेशों में है वो पैसा जो ला रहे हैं वो ऐड होगा, और जो विदेशी भारत में है भेज रहे हैं अपने देश पैसा, वो क्या होगा? माइनस होगा। इस तरह से बन जाएगा हमारा क्या? जीएनपी।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर बात है, कोई डाउट नहीं ना? आइए, ये बात वही बताई गई है। अब देखिए, ध्यान समझिए, ये एक दूसरा देश है, कोई दूसरा देश है, ये अपना भारत है। भारत में जीडीपी जो तैयार हुआ था वो 150 करोड़ का तैयार हुआ था। कितने तैयार हुआ था? 150 करोड़ का जीडीपी तैयार हुआ था। और 80 करोड़ रुपया भारतीयों ने विदेशों से कमाए हैं, भारतीयों ने विदेशों से कमाए हैं। तो क्या होगा कि ये जो 50 करोड़ है, ई 50 करोड़, ये होगा इससे माइनस और इससे ये जुड़ेगा। बात समझ में आया ना? यानी 180 में से 50 घट जाएगा, कितना बचेगा? 130। जबकि अगर यहां देखें तो 150 करोड़ अगर मान लीजिए जीडीपी है और 80 करोड़ भारतीयों द्वारा आय है और 50 करोड़ वो कमा रहा है भारत में, तो 180 हो जाएगा। मैं 2 उदाहरण समझा दिया आपको, एक उदाहरण यहां पे, एक उदाहरण इसके अनुसार। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? ये टाटा कंपनी का अगर 150 करोड़ होता तो इसके अनुसार हो जाता था। ठीक है ना? क्या होता? टाटा कंपनी यहां विशेष कंपनी, एक इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना? यहां सभी कंपनियों या सभी लोगों की आय से बात हो रही है। ठीक है ना? बस वो उदाहरण के लिए, आपको समझाने के लिए वो व्यक्त किया गया है और कुछ है नहीं। वो मत समझिएगा कि केवल देश में टाटा कंपनी ही है और कोई कंपनी ही नहीं है। ठीक है ना? बस एक उदाहरण के लिए है ये। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। 2 उदाहरण हो गए, एक ये उदाहरण और दूसरा उदाहरण यहां पे। ठीक है ना? उसी का। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आप लोगों का एनएनपी। जीएनपी पढ़ा ना अभी आप लोगों ने? जीएनपी अब हो गया एनएनपी। इसका मतलब यह है कि जब जीडीपी में से हम लोग डेप्रिसिएशन घटाए थे तो क्या मिला था हमको? एनडीपी मिला था। क्या मिला था? एनडीपी मिला था। हमें क्या मिला था वहां? शुद्ध डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब यहां शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक? जब हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया था तो अभी ये जो है, अभी यहां समझिए, जीएनपी जो हमें प्राप्त हुआ है, जीएनपी जो भी हमें प्राप्त हुआ है, वो जीएनपी अभी तो शुद्ध है ही नहीं। शुद्ध कब होगा? जब इसमें से डेप्रिसिएशन घटा दिया जाएगा, तब बन जाएगा क्या? एनएनपी। क्लियर बात है? जहां जी रहेगा, अगर उसे शुद्ध बनाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, चाहे जीडीपी हो चाहे जीएनपी हो। समझ में आया ना? क्लियर बात है? और डोमेस्टिक से राष्ट्रीय करना है तो डी को हटा के एन करना होगा, डी को हटा के एन करना होगा। नहीं, डोमेस्टिक को हटाइए, घरेलू को हटाइए, राष्ट्रीय कीजिए उसे। ठीक है? तब क्या होगा? यह जीएनपी जैसे बना था, यक्स को प्लस करिए, यम को माइनस कीजिए। अब समझ में आया? क्लियर बात है सबको? बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से समझते हैं इसको। देखिए, जीडीपी में जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे एनडीपी हो जाएगा, जब जीएनपी में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो एनएनपी हो जाएगा। क्या डाउट है? कुछ डाउट है? कुछ भी डाउट नहीं है। एग्जाम में जब यही प्रश्न पूछता है तो लोगों का माथा चकरा जाता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया हमसे। ठीक है ना? और यही देखिए, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तब ये बना है, लेकिन जीएनपीए कैसे बना? जीएनपी बना कैसे? वो बना जीडीपी में प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है ना? प्लस एक्स माइनस एम, तब बनता है क्या? जीएनपी। क्या बनता है? जीएनपी। इतना बात याद रखे, को कुछ याद रखने की जरूरत है ना? क्लियर बात है सबके? यही 3 प्रमुख बातें हैं, 3 प्रमुख बातों को याद रख लीजिए। ठीक है? आपका बेहतर हो जाएगा। आइए देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस सेक्टर का कितना है योगदान? ठीक है? ये आपका योगदान बताता है। ठीक है ना? उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे आइए। अगला जो एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन की तरह आता है। ठीक है? एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, कोई पूछे या ना पूछे, एक है सीएसओ, एक है मुद्रास्फीति। ठीक? वो करे जैसे दिमाग का फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ठीक है ना? तो आइए जरा हम लोग भी उसके दिमाग को घुमा फिरा के समझ लेते हैं कि वो दिमाग
क्या लगा सकता है? ठीक है, आइए मुद्रास्फीति अगर बात करें इंग्लिश वर्ड में तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। समझाता हूं अभी आपको। वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स एंड सर्विस की कीमतों में जब वृद्धि होती है तो उससे उस परिस्थिति को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। कह रहा वस्तु और सेवा की कीमत जब बढ़ती है ना तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन एग्जाम में ये तो पूछी ना, पूछला का एग्जामिनर पूछता क्या है वो समझिए आप, ठीक है ना। इसमें पूछेगा कि वस्तु का दाम बढ़ जाता है, ठीक है, रुपए की वैल्यू गिर जाती है या मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है, मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाती है, मुद्रा की वैल्यू समान रहती है, मुद्रा के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस तरह का ऑप्शन। ठीक, क्या मारोगे उत्तर? क्या मारोगे उत्तर बताओ आप लोग? गलत आंसर है, 100% गलत उत्तर है। मुद्रा की वैल्यू वहां घट जाती है, वस्तु की वैल्यू बढ़ जाती है। वहां कीमत बढ़ जाएगी। किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ी, समझ लीजिए कि मुद्रा की वैल्यू गिरी है, वस्तु की कीमत बढ़ी है। समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर मान लो मार्केट में आप गए, 5 केजी सेब मार्केट में बचा है बस, ठीक है, और मार्केट में खरीदार कम से कम 50 लोग हैं, सबको चाहिए सेब, और 5 केजी मार्केट में सेब है। ठीक, अब समझिए बात, सेब बिक रहा था 100 रुपए केजी। कितने का बिक रहा था? 100 रुपए केजी। और दुकानदार को यह बात पता चला कि लेनदार बहुत ज्यादा है, लेनदार बहुत ज्यादा है, मतलब लेने वाले उसको बहुत ज्यादा है, तो तुरंत क्या करेगा? 100 से 150 कर देगा, और तेजी से अगर बिकना शुरू हुआ तो 200 कर देगा, 200 से 250 कर देगा सेब की कीमत। समझ में आया कि नहीं? तो यहां जो है पैसे की वैल्यू घट गई ना, जो पहले 100 रुपया का मिल रहा था अब 250 रुपया देंगे तो अब मिलेगा उतना सेब। घटा तभी ना, वैल्यू मुद्रा का घटा ना, घट गया कि नहीं घट गया? इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। अब उम्मीद करता हूं गलती नहीं करेंगे एग्जाम में, एग्जामिनर यही प्रश्न पूछेगा जो मैंने अभी बताया, ठीक है, अगर पूछेगा तो इससे क्वेश्चन, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। आइए, तो ये बात उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। 10 रुपया केजी वाला आलू अब 15 रुपया केजी का मिलने लगा। मिल तो रहा है उतना, पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। तो पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू घटी है तभी ना। कुछ लोगों को लगेगा कि ज्यादा दे रहे हैं सर तो बढ़ा है ना, ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो बढ़ा है ना, ज्यादा पैसा दे रहे हैं। लेकिन बताओ, इसकी वैल्यू की बात हो रही है, वैल्यू घटी है मुद्रा की तभी तो पैसा हमें ज्यादा देना पड़ रहा है। अगर मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें पैसा कम देना पड़ेगा, सामान हमको ज्यादा मिलेगा, और वहां वस्तु की कीमत क्या होगी? गिर जाएगी, वस्तु की कीमत घट जाएगी। जैसे मार्केट में 1 कुंटल जो है सेब आ गया, खरीदार एक का व्यक्ति है, ठीक, अब बिक ही नहीं रहा है, कहिए ना से कहेगा भैया ले जाता है अपने पशु को खिला देता है, जाओ ना देता तो ना, ठीक, एक एक कहिए अब स्फीति। समझ में आया? अब क्लियर हो गया ना दोनों बातें। और वहां क्या होगा? वहां मुद्रा की वैल्यू बढ़ी हुई है, 10 रुपया में 1 कुंटल मिल जाएगा, ठीक है ना, रुपया कम देना पड़ा और सामान बहुत ज्यादा मिल गया, ठीक है ना। आइए प्रकार देख लेते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति, कैसे मांग से उत्पन्न होती है मुद्रास्फीति? मांग वाला तो भैया हम लोग बताए हैं, बात वही था मार्केटवा वाला 5 किलो सेब वाला, ठीक है। लागत जनित, जैसे अब कोई वस्तु 10 रुपए का मिल रहा था लेकिन अब आगे चल के इसकी कीमत कम नहीं होगी, बढ़ जाए, मान लीजिए। जैसे एक उदाहरण, लगन के टाइम पर, लगन मतलब जानते हैं आप लोग ना, जब 2 लोगों का लगन लगता है, मतलब शादी विवाह का समय आता है, तब की बात हो रही है। उस टाइम पे आप देखेंगे कि जो कोई भी सामान होता है, जो कोई भी सामान होता है, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, चाहे फ्रूट्स, कुछ भी हो, वो महंगा हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, उसकी लागत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय डिमांड ज्यादा होता है, डिमांड ज्यादा होता है तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है, और लागत ज्यादा लग जाता है उसके पीछे।
लागत उसके पीछे ज्यादा लग जाता है। ठीक, क्योंकि हर समय अगर प्रोडक्शन ज्यादा किया जाए तो लागत कम हो जाती है, लेकिन वो कभी कभी किया जाए तो लागत बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए गर्मियों के दिनों में गायें दूध कम देती हैं, ठीक, और गर्मियों के दिनों में होते हैं शादी विवाह। खोआ छेना उसी रेट में कैसे मिलेगा? मांग बढ़ गया है। समझ रहे हैं बात की नहीं? दूध हो गया है कम, दूध हो गया कम, क्योंकि गर्मियों में पशुएं जो होते हैं वो कम दूध देते हैं, ठीक है ना, पशु जो भी है। अब जब दूध कम देंगे, मांग ज्यादा है खोआ का, छेना का, है ना, तो वहां पे क्या होगा? वो लागत जनित वृद्धि हो जाएगी फिर, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी? लागत जनित वृद्धि। समझ में आ गई नहीं? अगला है मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह। मुद्रा की अधिक आप छपाई भी कर देंगे, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ये सोचे कि चलिए ऐसा है कि सबको बना देते हैं करोड़पति, सबको बना देते हैं करोड़पति, सबको 10-10 करोड़ खाते में ट्रांसफर मार देते हैं, ठीक है ना। अब जरा सोच के देखिए, सबके खाते में 10-10 करोड़, हमारे पास, आपके भी पास, आपके भी पास, आप सभी के पास, सभी लोगों के पास, ठीक है ना। जब सबके पास 10-10 करोड़ रुपए रहेंगे तो सब लोग सोचेंगे कि बहुत सारा सामान हम खरीद लेंगे। कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। रियल बात है कि कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। तो सर कैसे 10 करोड़ रहेगा? 10 करोड़ सबके पास है, तुम्हारे ही पास नहीं है। अब जिसको जरूरत था बेचना अपना जमीन, मान लो 10 करोड़ उसके पास में, कहां बेचेगा? ठीक बात समझे? और आप खरीद नहीं पाओगे। समझ में कि नहीं? अब मार्केट जाओगे, सब लोग जाएगा, सबके पास पैसा है, तो पैसे में इतनी तरलता होती है, लिक्विडिटी इतनी ज्यादा होती है ना कि आपको मार्केट जबरदस्ती पहुंचा देगा। जेब की गर्मी, जेब की गर्मी, पैसे में इतनी ताकत होती है, रियल बता रहा हूं, पैसे में बहुत ताकत होती है। वो आपको अर्थ से फर्श पे पहुंचा सकती है, फर्श से अर्श पे पहुंचा सकती है, बस आपको उसे कंट्रोल करने आना चाहिए तब, ठीक है ना। अब समझिए जरा बात को। तो वहां पे क्या होगा कि आप देखेंगे कि जब सबके पास नोट ज्यादा हो गया तो जो मिठाई 200 रुपए किलो मिल रहा था वो बिकेगा 2000 रुपए किलो। हो सकता है 2 लाख रुपए किलो बिकने लगे, क्योंकि बस सबके पास पैसा है, सबके पास पैसा है, सब लोग खरीदेगा, ठीक है ना। इससे बढ़ेगी महंगाई। इससे क्या बढ़ेगी? महंगाई। और मुद्रा की वैल्यू इससे घट जाएगी, क्योंकि सबके पास जो चीज रहेगा उसकी वैल्यू नहीं घट जाएगी। जो सबके पास हो उसकी वैल्यू कहां रहती है? रहती है, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। समझ में? जो कभी कभी बहुत मेहनत से मिले वो उसकी वैल्यू होती है, ना कि उसकी वैल्यू होती है। तू रोज ससुरारी जा, एक उदाहरण, ठीक, पहले दिन बकरा बना खिया दिया तो के, फिर मुर्गा बना खिया तो के, जब कंटिन्यूअस रह तब फिर ओकरे बाद हो सकला कि कुछ लिया के चिड़ई उड़ई मार के खिया दे उसके बाद हो सकता है कि दाल भात खिया के कहा अगले दिन कहा कि भैया आते ही जैता कुछ ले ले कुछ बना था आज, तो वहीं से कह लगी हैं। तो हर इमेज बकरा से घट के कहा अगल कि तो वहीं जा लिया हुआ तो बनी। समझा कि नहीं? ए से कौनो भी जगह आप बार बार मत जाइए, ठीक है ना, बार बार ना जाइए, जिससे आपका इमेज बना रहेगा, ठीक है ना। यानी कोचिंग ना आए सर तो कोचिंग पे आना जरूरी है, ठीक है ना। आओ, तो ये तीनों बात उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। मैं जरा इस भाषा में भी सिखा दूं आपको। अभी हम लोग उदाहरण सीखे हैं, अभी ये क्या है उसी को देखिए। कह रहा जब वस्तु और सेवाओं की मांग एवं आपूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई में असंतुलन हो जाए या आपूर्ति के मुकाबले मांग बढ़ जाए, मतलब मांग ज्यादा है सामान कम है, तो ऐसे को बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। क्या बोलेंगे? मांग जनित मुद्रास्फीति। कीमत अब वो लिमिटेड डे में रहेगा, हमेशा नहीं रहता है ऐसा, वो कुछ दिन रहेगा, कुछ टाइम रहेगा। देखिए डिमांड एंड सप्लाई का जो मैटर है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। जब डिमांड और सप्लाई जब बराबर रहेगा तो रेट भी स्थिर रहेगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं देखने को मिलेगा। जब सप्लाई कम हो जाए, डिमांड बढ़ जाए, डिमांड का तराजू भारी है ना, ठीक है, तो क्या होगा? सप्लाई 1.25 किलो का है खोआ का, देख ला
शादी विवाह के समय में खोआ 100 केजी मार्केट में है और मांग 150 केजी का है। ठीक, तो रेट जो है तुरंत इंक्रीज होगा। रेट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। वो 300 का नहीं बेचेगा अब वो 350, 400, 500 का बेचेगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई मांग है उस तरह का। ठीक, चलिए अगला है लागत जनित। अगला कौन सा है? लागत जनित। समझो ध्यान से, जब उत्पादों के निर्माण के लिए लागत मूल्य बढ़ जाए, उत्पादों के निर्माण में ही लागत मूल्य बढ़ जाए, ठीक है ना, जैसे मजदूरी पहले 10 रुपया देना पड़ता था, अब 20 रुपया देना पड़ जाए, 15 रुपया देना पड़ जाए, तो ये लागत जनित वृद्धि तो होगी। ठीक है ना। परिणाम स्वरूप जो महंगाई अथवा मुद्रास्फीति बढ़ती है उसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है ना, जो पैसा बढ़ा उसे ही क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, जैसे 40 रुपया का लीटर दूध मिल रहा था, ठीक है, तब खोआ बिक रहा था 300 रुपया केजी। जब यही दूध 50 रुपया लीटर हो गया गर्मियों के दिनों में, तो खोआ 300 में बेचा तो घाटा ना हो जाएगी। ठीक, अब क्या बनेगा? 350 का। तो इसे क्या बोलेंगे? लागत जनित मुद्रास्फीति। वैल्यू समझ में आया? आइए अगला है मुद्रा की अधिक छपाई और प्रवाह। ठीक है ना, उसी की बात करते हैं। देखिए कैसे उड़ा रहा है पैसा, ऐसे ही आप लोग उड़ाते हुए जाएंगे पैसा। ठीक है, चलते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। ठीक है ना। जब उत्पादन में बिना वृद्धि किए हुए मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ा दी जाए, मतलब प्रोडक्शन नहीं बढ़ल, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, पैसा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो क्या होगा कि वही हालत होगी जो बहुत सारे देश हैं जो आज तक झेल रहे हैं उस चीज को। ठीक है ना। आई अब है मुद्रा अविस्फीति, डिफ्लेशन। ठीक है ना। डिफ्लेशन क्या है? डिमांड है नहीं है, सप्लाई खूब बढ़ा के है। ठीक है ना। मार्केट में 2 किलो सेव का जरूरत बा, मार्केट में 100 किलो सेव गजा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? इस समय रातला मार्केट के, जैसे आप लोग एक दिन ना लाए थे ना 40 रुपया केजी सेब, सोचिए जरा, कल्पना कर सकते हैं, जैसे लग रहा है हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर यही है। 40 रुपया 30 रुपया किलो सेब कहाँ मिलता है भैया? हमारे राजा तालाब वाराणसी में मिलता है। आइए जिसको लेना हो। ठीक है ना। आइए, तो सप्लाई एंड डिमांड की कहानी है पूरी की पूरी। ठीक, अब स्फीति समझ में आ गया ना पूरी बात क्या होता है? मैं एक बार पढ़ देता हूं। यह मुद्रास्फीति के विपरीत अवस्था होती है। क्या होती है? मुद्रास्फीति के विपरीत अवस्था होती है मुद्रा अविस्फीति। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति उनकी मांग से भी ज्यादा होती है, मांग से भी ज्यादा। ठीक है ना, मतलब मांग वही बात हो गई ना, 100 किलो का था, 200 किलो मार्केट में गजा है, तो क्या होगा? मंडिया में देखा ना, रातला मंडी में यही होता है, सब्जी मंडी में यही काम होता है कि जिस दिन टमाटर का भाव आसमान की बुलंदियों पर होगा उस दिन कम दिखता है। ठीक है ना। और अगले ही दिन टमाटर मजे का आ गया तो समझ लो कि उसका रेट गिर जाए। ठीक है, इस समय आप लोग देखेंगे एक धंधा नारियल का बड़ा जोरों शोरों से चला है। ठीक है, नारियल मार्केट में अगर किसी एक के दो के पास है तो 90 रुपया का बेचना शुरू कर देंगे कुल। ठीक, लेकिन वही सबके पास होगा तो सब अपने औकात पे आके 80 रुपया का बेचेंगे। समझ में आया कि नहीं? इस तरह का होता है। चलिए, गतिहीन स्फीति, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? यह वो स्थिति है जब बाजार में एक साथ महंगाई और मंदी दोनों आ जाए, दोनों आ जाए, महंगाई और मंदी, अर्थात जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों साथ साथ हो, उस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब कहेंगे सर ई कैसे आएगा? ई कैसे आएगा? देखिए, ये क्षणिक परिवर्तन, जिस तरह मौसम में परिवर्तन क्षणिक होता है ना, वो क्षणिक परिवर्तन होता है। ठीक है ना। जैसे मंडी में सारे अड़तिया जो है गए हैं सामान लेने के लिए और किसी एक अड़तिया के पास माल है तो खूब पैसा पहले दुहेगा, खूब पैसा कमाएगा। जैसे ही वो सब भी लेके आ गए तुरंत दूसरा स्थिति उत्पन्न हो गया। ठीक, इस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन, मतलब क्षणिक परिवर्तन, क्षणिक परिवर्तन। आइए, अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन क्या है? डीवैल्यूएशन। ये सब क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। ठीक है ना, याद रखेगा। जब सरकार विदेशी मुद्रा की तुलना में देश की मुद्रा की वैल्यू घटा दे, क्या करे? जानबूझकर घटा दे, इस अवस्था को डीवैल्यूएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीवैल्यूएशन। जैसे $1 की कीमत 70 रुपए थी तो $1 की कीमत 75 रुपए कर देंगे। कहेंगे सर ये तो बढ़ रहा है, घट कहां रहा है? आप लोग ये समझो कि जब अमेरिका या किसी ऐसे देश से व्यवसाय करने जा रहा है जिसकी करेंसी डॉलर है,
आप $1 के बदले 70 रुपए पे कर रहे थे, अब आपको 75 रुपए पे करने पड़ेंगे, तो घाटा नहीं है? 5 रुपए ज्यादा नहीं जा रहा है आपका? जा रहा है ना? हाँ, लेकिन ये होता है फायदे के लिए। किसके लिए? फायदे के लिए। कहेंगे सर ये इससे कैसे फायदा हो जाएगा? पैसा ज्यादा देने से होगा फायदा। इससे कैसे फायदा होगा मैं समझाऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए अपने किसी भी रोजगार की एक बनिया है, ठीक है, बनिया चने का दुकान खोला हुआ है, ठीक है, चने का चना बेच रहा है वो, ठीक है। अब चना जो है वो दिन भर में 50 केजी ही बेच पाता है, ठीक है, और 100 रुपए केजी चना बेचता है, मान लीजिए 20 रुपया केजी प्रॉफिट रख के बेचता है, ठीक है, इस तरह से। और एक बनिया बगल में ही उसके दुकान लगाया, ठीक है, और उसने 5 रुपया केजी प्रॉफिट रखा उस पे, और दिन भर में उसने 1000-1200 केजी बेच दिया चना। उस 100 केजी नहीं बेच पाया क्योंकि वो बेच ही नहीं पाएगा। जब रेट कम मिल रहा है तो काहे खरीदेगा कोई उसके यहाँ? कोई खरीद लेगा उसके यहाँ, 2-4-5 किलो भी बेच नहीं पाएगा उस दिन, और वो 1000-1200 किलो बेच के खाली है। 5 रुपए केजी के हिसाब से 1000 केजी का 5000 रुपया हुआ। दिन का उसने बचत जो किया वो कितना किया? 5000 रुपया किया। समझ में आया? और जबकि वो जब 20 रुपया भी किलो कमा रहा था, तब 100 केजी से मल्टीप्लाई करिए, 2000 रुपया होगा। कितना होगा? 2000 रुपया। मतलब दिन भर में अगर वो नहीं था तब भी वो 2000 रुपया कमा रहा था, और ये एक दिन में 5000 रुपया कमा के खलिया गया। क्यों कमा खलिया गया? प्रॉफिट कम रखा, माल ज्यादा बेचा। माल ज्यादा बेचने से भी आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ठीक। तो दुनिया भर में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक लालच दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लालच, ठीक है, कि आओ हमें कम पैसा आपको देना है। जहां पहले $1 की 70 रुपए कीमत थी, आज हम आपको 75 रुपए का ऑफर दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या ये आपके $1 से ही हमारे 75 रुपए का सामान को आप खरीद ले जाएंगे। और ये क्यों किया जाता है? अपने सामान को निर्यात करने के लिए कि आयात करने के लिए? निर्यात के लिए। किसके लिए? निर्यात के लिए। ज्यादा से ज्यादा हमारा माल बिकेगा तो हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे विदेशी रिजर्व फंड में आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आया? ये होता है प्रॉफिट। किसका? डीवैल्यूएशन का। आइए नेक्स्ट है विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन, जब अर्थव्यवस्था में चल रही मुद्रा को बंद करके उसकी जगह नई मुद्रा जारी कर देने को ही कहते हैं क्या? विमुद्रीकरण, यानी डीमोनेटाइजेशन। क्या कहते हैं? डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। उदाहरण के लिए आप सभी जानते हो कि डीमोनेटाइजेशन जो है 78 में भी देखने को मिला, 16 में भी देखने को मिला, अभी हाल फिलहाल 2023 में भी देखने को मिला। कब मिला? 2023 में भी देखने को मिला, क्योंकि 23 में ही 2000 का नोट बंद किया गया था, लेकिन उसके बदले नई मुद्रा जारी नहीं की गई, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गवर्नर थे उर्जित पटेल, इस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और आईजी पटेल थे। इधर भी पटेल है, इधर भी पटेल है, याद रखिएगा, पटेल पटेल, ठीक। हाँ, इधर नोट बंद हुआ था 1000, 5000, 10000 का, और इधर बंद हुआ था 500 और 1000 का, ठीक है ना। याद रहेगा। तारीख क्या थी बंद होने की? 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे एक मैसेज आता है कि आप सभी के जो नोट चल रहे हैं वो अब बंद किया जाता है, इसलिए कल बैंक से लाइन लगा लीजिए बैंक में जाके, ठीक है। आइए आगे, लॉरेंज वक्र, बस इसको थोड़ा जानिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, बस मैं बता दे रहा हूं, बस अपवाद के लिए। मान लीजिए आ गया, दिमाग घूम गया एग्जामिनर का। लॉरेंज वक्र किसी देश या समाज में लोगों के बीच आय और संपत्ति के बीच विषमताओं को दर्शाने के लिए इस वक्र का उपयोग करते हैं। बस यह लाइन याद रखा है, रेखा याद करने की जरूरत नहीं है। ये रेखा समझा देती थी ऐसा कि जितना एहर से ही लटकल रही उतना अधिक विषमता रही, जितना एकरे करीब रही उतना कम विषमता रही। अब समझ में आ गया ना। ये वक्र है लॉरेंज वक्र। आइए, गिनी गुणांक, ठीक है ना। ये क्या है? आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता का सांख्यिकी माप ही गिनी गुणांक कहलाता है। क्या कह रहा है? आय या संपत्ति के वितरण में, आय और संपत्ति का जो वितरण है उसमें असमानता जितना ज्यादा होगा
वो ज्यादा कम होगा, ज्यादा और कम दोनों हो सकता है, सांख्यिकी माप गिनी गुणांक कहलाता है। मतलब उसका सांख्यिकी माप जो होता है वो ही गिनी गुणांक कहलाता है। तो बस इतना सी बात याद रखिएगा। और गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 होता है और न्यूनतम 0 होता है, ये बात याद रखिएगा। मतलब जब भी इसको गिनी गुणांक को दर्शाया जाता है तो या तो 1 या तो 0 के फॉर्म में। किस रूप में? या तो 1 या तो 0 के फॉर्म में, बस। ठीक है ना। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता उतनी अधिक होगी। सामाजिक विषमताओं को दर्शाने के लिए गिनी गुणांक का उपयोग किया जाता है। आइए, डंपिंग क्या होता है? किसी देश द्वारा अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बहुत कम करके दूसरे में देश में निर्यात करना ही डंपिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए चाइना। ठीक है ना। डंपिंग से तात्पर्य यह है कि यहां पे आपको समझना होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करना, बहुत बड़ी मात्रा में। जितना बड़ा मात्रक होगा प्रोडक्शन का उतना उसकी लागत घट जाएगी। वस्तु की क्या होगी? लागत घट जाएगी। और इसी तरह का काम करके चाइना ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा है, दुनिया भर के मार्केट पर कब्जा कर रखा है। ठीक है। आप अपने भारत में देखिए खिलौनों को, खिलौनों में आपको 90% खिलौने चाइनीज खिलौने मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो कितना ज्यादा उसका वर्चस्व है इन सब क्षेत्रों में। दीपावली के दिन लाइटों को देखिए। ठीक है। दीपावली के दिन लाइटों को, चाइनीज लाइटों को देखिए आप, कितना ज्यादा, कितने बड़े पैमाने पर मार्केट में लाइट पटा हुआ है चाइनीज लाइटों से। ठीक है। और चाइनीज लाइटों से ही नहीं, आप देखेंगे, आप लोग जितने लोग भी बैठे हो इस क्लास में, लगभग 99% लोगों के पास जो फोन होगा वो चाइनीज फोन होगा। ठीक है ना। समझ में आएगा नहीं? चाइनीज फोन होगा। ओप्पो, वीवो, रियलमी, जितने भी लोग लिए वो सब चाइनीज फोन है। वो क्या है? चाइनीज फोन लिए वो सब लोग। आओ, हॉट मनी, गर्म मुद्रा किसे कहते हैं उसको समझो। ऐसी मुद्रा जिसकी मांग चारों तरफ हो, ऐसी मुद्रा जिसकी मांग चारों तरफ हो उसे हॉट मनी कहते हैं। जैसे डॉलर, क्या कहते हैं? डॉलर। हॉट मनी मतलब गर्म मुद्रा। ठीक। मुद्रा हमेशा गर्म ही होती है, ठंडी नहीं होती है वो। हाँ, जिसके जेब में है उसका जेबा गर्म है। ठीक है ना, याद रखेगा। और जिसके जेब में नहीं है वो मूड़ी लटका के झूलता हुआ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आएगी? अगला है हार्ड मनी, यानी दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा में पाउंड और यूरो आते हैं। कौन आते हैं? पाउंड और यूरो। ठीक है। ऐसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना कठिन हो और आसानी से प्राप्त ना किया जा सके उसे हार्ड मनी कहते हैं। अब बात समझ में आया? इनको आसानी से प्राप्त नहीं किया सकता है, लेकिन डॉलर को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आइए, अनुषंगी लाभ क्या है? ये किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली वेतन के अलावा दी गई सुविधा अनुषंगी लाभ कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रिंग बेनिफिट बोलते हैं इसे। ठीक है ना, याद रखिएगा। उदाहरण के लिए कंपनी कार, हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनियां देती नहीं है अपने एम्प्लॉय को, वो सारा क्या है? अनुषंगी लाभ है। ठीक है। जैसे आप लोग आए, आज नाश्ता पानी नहीं करके आ गया, हमने आपको करा दिया, हमने आपको कुछ इनाम दे दिया। ठीक है, वो आपका अनुषंगी लाभ है। ठीक है। अगला है ई चौपाल। अगला है ई चौपाल। ई चौपाल क्या होता है? गांव में इंटरनेट के माध्यम से किसानों को बाजार की मांग और कृषि की जानकारी उपलब्ध कराना ही ई चौपाल कहलाता है। क्या कहलाता है? किसानों को जानकारी उपलब्ध कराना ई चौपाल के माध्यम से। ठीक है। अगला है चौथी दुनिया। अगला क्या है? चौथी दुनिया अफ्रीका और एशिया के वे देश जहां आधारभूत संरचनाओं में कमी है। आधारभूत संरचना मतलब शिक्षा में कमी हो, भोजन में कमी हो, स्वास्थ्य में कमी हो, चिकित्सा पाने में कमी, मतलब जो आधारभूत संरचना है उनमें कमी मिल जाए, तो ऐसे वाले देश जो कहलाते हैं वो चौथी दुनिया के देश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चौथी दुनिया, क्योंकि ये बहुत पीछे हैं अभी ये बहुत पीछे हैं। आइए, थोड़ा सा हम लोग भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को देखते हैं। थोड़ा ये पीडीएफ पता नहीं कैसे इतना ब्लर हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। आइए समझा देता हूं इसको, फिर से ध्यान से समझिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना, पहले समयावधि बताता हूं आप लोगों को। 51 से 56 समयावधि है। ठीक है। और 56 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना है। 56 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो शुरू होती है वो 61 से 66। ये 3 पंचवर्षीय योजना लगातार चलने के बाद, ठीक है ना, अब इसमें आएगा 3 साल का गैप। क्या आएगा? 3 साल का गैप। ठीक है ना।
3 साल के गैप के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होगी 1969 से 1974 के बीच, और पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 79। 74 से 79 कहना ठीक नहीं होगा, ये 78 था। क्या था? 78। कितना है? 78, याद रखिएगा। 74 से 78। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85, 2 साल का गैप हो जाएगा। कितने साल का? 2 साल का गैप यहाँ, 3 साल का गैप यहाँ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पंचवर्षीय योजना 80 से 85 हो गई, सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 हो गई, और फिर से यहाँ 2 साल का गैप। ठीक, अब कोई गैप नहीं होगा। आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2000 से 2 से 7, और 7 से 12, और 12 से 17 जो है ये आपकी 12 पंचवर्षीय योजना हो जाती है। अब याद रखने वाली बात यह है कि जहां 3 साल गैप है वहां 3 पंचवर्षीय योजना के बाद गैप है, और जहां 2-2 गैप है वहां 2-2 पंचवर्षीय योजना के बाद गैप है। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आपको आसानी से यह याद रह सकता है। बस मेरी बात याद रखिए कि लगातार 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप, और उसके बाद 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष का गैप, फिर उसके बाद 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष का फिर से गैप। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर बात है? इसमें कोई डाउट है किसी को? सारा आसान ऐसे ही याद हो जाएगा ना। 61 से 56, 56 से 61, 61 से 66 हो गया ना इतना। अब इसके बाद 3 साल का गैप, 69 से 74, 74 से 78, फिर से 2 साल का गैप। अब 80 से 85, 85 से 90, अब इसके बाद 2 साल का फिर गैप। 90 से अब 92 गैप हो गया। अब 92 से 97, 97 से 2002, 2 से 7, 7 से 12, 12 से 17। कहानी खत्म। अब पंचवर्षीय योजना किस पर कौन डिपेंडेंट थी? ठीक है ना, ये किस पर आधारित थी? तो कृषि को प्राथमिकता दी गई थी इस पे, और दूसरे पे उद्योग धंधे को प्राथमिकता दी गई थी, तीसरे पे आत्मनिर्भरता पर दी गई थी। किस पे दी गई थी? आत्मनिर्भरता पर, ठीक है ना। स्व रिलायंस, ठीक है ना। खाद्यान्न, रोजगार, असमानता, इन सब चीजों पर बल दिया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना पर, ठीक है ना, याद रहेगा। चौथी पंचवर्षीय योजना है न्याय के साथ गरीबी कम करना, विकास कार्य में तेजी लाना। यह चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। जबकि पांचवी का था गरीबी हटाना। पांचवी का लक्ष्य क्या था? गरीबी हटाना। गरीबी के न्याय के साथ गरीबी कम करना इसका लक्ष्य था, और गरीबी हटावा का लक्ष्य जो ना पांचवी में रहा। बात याद रखा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोनों। छठी पंचवर्षीय योजना में पांचवी योजना के रूप में इसे जोड़ दिया गया था, ठीक है ना। पांचवी के योजना के रूप में इस पे और बल दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में फूड प्रोडक्शन, रोजगार उत्पादकता में वृद्धि लाना था, और आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण पे कार्य किया गया, ये बल दिया गया था इस पे। और नौवीं पंचवर्षीय योजना में 7% विकास दर रखा गया था, 7% विकास दर रखा गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार व संसाधनों का विकास करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में व्यापक और तेजी से विकास करना था। व्यापक और तेजी से मतलब वृद्धि करना, और उसके साथ वृद्धि करना मतलब उसका विकास करना, ठीक है। और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है आपका, वो क्या है? वो है आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, समग्र विकास का सुधार करना, समग्र विकास में सुधार करना। ये सब सारी चीजें आपकी शामिल थी। अब कहेंगे सर इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये 3, ऊपर से 3, और पांचवी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, ऊपर से 3 और पांचवी, ठीक है ना। अब सुनिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की जब बात होगी तो वो होगा चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। किसके समय? चौथी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद जो है अन्य बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो पांचवी में। वो किसमें हुआ था? पांचवी में, याद रखिएगा। और इसके लिए आप अगर याद रखोगे तो इस पंचवर्षीय योजना के समय भारत 2 युद्ध लड़ा। भारत 2 युद्ध लड़ा, एक 1962, एक 1965। 65 वाला जीत जाता है लेकिन 62 वाला हार जाता है भारत, ठीक है ना, याद रखिएगा। और 71 वाला किस पंचवर्षीय से? चौथी पंचवर्षीय योजना। आइए यहां ध्यान से समझिए। अब फिर से देखिए, समझाता हूं। पहली पंचवर्षीय योजना की कुछ खास बातें।
कुछ खास बातें, वो क्या है समझो जरा। अवधि 51 से 56 था, मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल, और ये इसका उद्देश्य था कृषि विकास करना। क्या करना? कृषि का विकास करना इसका उद्देश्य था। प्रमुख कार्य क्या था? कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे ब्यास भांखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ये सब परियोजनाएं डेवलप की गई, ये सब परियोजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 56 से 61 में पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। पीसी महालनोबिस पे दूसरी याद रखिएगा, महालनोबिस, ठीक है ना, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या था इसका? औद्योगिक विकास। किसका उद्देश्य था? औद्योगिक विकास। अनेक महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित हुए, जिसमें हिंदुस्तान स्टील वाला बना आपका दुर्गापुर में, भिलाई वाला बना आपका यहाँ पे, हिंदुस्तान वाला ही बना अगला राउरकेला में। किसके सहयोग से बना? मैंने आपको बताया भीरूराज दुबे, मैंने ट्रिक बताया रखा है आपको, भीरूराज दुबे, ठीक है ना, याद रखिएगा। भीरू याद रखिएगा, राज याद रखिएगा, और दुबे याद रखिएगा। जैसे यहां लिखा वैसे ही लिखिएगा ताकि आपको गलती ना कभी हो। भीरू राज दुबे, भीरू से भिलाई रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से डेवलप किया गया है। तो ये बात आपको याद रखना है। और किस वर्ष बनाया गया? तो 56 में बनाया गया, आरंभ 62 में हुआ, 55 में बनाया गया, आरंभ 59 में हुआ, 59 में बनाया गया, और आरंभ 62 में हुआ, ठीक है ना। कौन? क्या? भगवान हो, इसके सहायता से ये बना 56 में है, लेकिन ये आरंभ हुआ है 62 में। अच्छा, ये वाला तो ये 59 में शुरू हुआ ना। सुनिए जरा, ये आप सोच रहे हैं कि इसे डेवलप कर दिया गया था, इसका न्यू रखा गया था, बस न्यू से नहीं लेना देना है, आरंभ से लेना देना है। आइए, अब ये आपका दूसरे में 56 से 61 कहेंगे सर ये तो तीसरे में निकल गया तब तक, ठीक, लेकिन इसने कार्य करना शुरू कर दिया था, ठीक है, इसलिए ये दूसरे में ही माना जाता है। कब के सर जी 62 होगा तो दूसरे वाले में चल जाएगी, तीसरे वाले में नहीं मत सोचा इसे ऐसे मत सोचा जबरी। आओ देखा, अवधि की बात करते हैं तो अवधि जो है इसका क्या है सबको पता है? क्या है अवधि भाई? 61 से 66 इसकी अवधि है। चलिए, उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, कृषि एवं उद्योग का विकास करना। तीसरी का मतलब दोनों, कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया तीसरी वाले में। इसमें दो प्रमुख कार्य हुए, एक बोकारो आयरन स्टील प्लांट लगाया गया, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, और इसकी स्थापना की गई झारखंड में, और किसके सहयोग से था? रूस के सहयोग से 1964 में। हरित क्रांति की भी शुरुआत इसी टाइम पे हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक आप सभी लोग जानते हैं स्वामीनाथन है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के सर्वाधिक प्रभाव जो गेहूं चावल पर पड़ा, और सबसे असफल योजना रही थी कौन कौन सी? देख लीजिए, ये असफल क्यों रही थी? इसी कारण से रही थी, सबसे असफल योजना रही थी, सबसे असफल योजना ये रही थी, ये बात याद रखिएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल रही, और इसके लिए जिम्मेदार जो है ये चीजें हैं, क्या क्या है? भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, और भीषण सूखा, ठीक है ना। सूखा कब पड़ा? 1966 में पड़ा, ठीक है ना। 62, 65, 66 लगातार तो सत्यानाश हुआ है। योजना अवकाश 66 से 69 रहा, ठीक है। कारण था तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल होना। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई तो लोगों ने कहा कि ऐसा है, पंचवर्षीय योजना बनाना बंद कीजिए, इसे वार्षिक योजना के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है ना, याद रहेगा। आई आगे बात करते हैं हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना की। चौथी पंचवर्षीय योजना, समय 69 से 74, मॉडल था डी.आर. गाडगिल मॉडल, डी.आर. गाडगिल मॉडल। उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि सिंचाई महत्व, कृषि सिंचाई पर महत्व, ठीक है। प्रमुख कार्य क्या हुए? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 19 जुलाई 1969 को इसरो की स्थापना हुई। कब हुआ था इसरो की स्थापना? 1969 में ही। श्रीशैलम इस्पात संयंत्र की स्थापना, विशाखापट्टनम इस्पात, विजयनगर इस्पात कारखाना, सब ये स्थापना किया गया इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान।
श्वेत क्रांति की जनक भी, श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में, और जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाता है। इस पंचवर्षीय योजना में भारत कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक अगर किसी पंचवर्षीय योजना में पूछा जाए तो चौथी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। कारण क्या था कि वो उस समय हम लोगों के क्या हुआ था, ये कहा गया भाई, ये स्वामीनाथन जो उस समय कार्य कर चुके थे तीसरी वाले में ना, याद रखें। हाँ, ऊपर गए तो शुरुआत तो फायदा तो उसको यही मिलेगा, फायदा यहां मिलेगा। आइए लास्ट है, ये लास्ट है, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। 1974 से 1978 समय है किस पंचवर्षीय योजना का? पांचवी पंचवर्षीय योजना का। गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति लक्ष्य था इसका, ठीक है ना, उद्देश्य था। और पहली बार गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। एग्जाम में डायरेक्ट यही प्रश्न होगा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो तुरंत आपको खोजना होगा, 5 लिखा है कि 4 लिखा है कि 6 लिखा होगा, रोमन में लिखा होगा, ठीक है ना, सोच ले अच्छे से, ठीक। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी और जनता पार्टी की सरकार ने 4 साल में इसे समाप्त कर दिया था। मतलब यह योजना 4 साल ही चली थी। एकमात्र ऐसी योजना है जो सिर्फ पंचवर्षीय तो है लेकिन 4 साल ही चली थी, ये बात याद रखेगा। बात करते हैं 11वीं के, तो 2007 से 12 चला। तीव्रतम समावेशी विकास के साथ इसका लक्ष्य था, उद्देश्य था उसके साथ। और 12वीं जो था तीव्र समावेशी विकास के साथ सतत विकास। सतत विकास जानते हो ना आप लोग, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। इसमें कुल 17 गोल रखे गए हैं। कितने गोल? 17 गोल। इसका उद्देश्य यह है कि विकास आप कीजिए, विकास आप कीजिए, लेकिन भावी पीढ़ियों को देखते हुए कीजिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि भावी पीढ़ियों को यह पता चले कि पानी नाम का कोई चीज था, ठीक है ना। एक उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, मतलब शुद्ध पानी नाम का कोई वस्तु था। तो ये बात क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं ना है? तो ये टॉपिक यहीं पे होता है आपका एंड, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इसे कम से कम 2 बार देख लीजिए, और ताकि आपका और बेहतर हो जाए, ठीक है ना, जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ डिमांड सप्लाई है ना, तो अगर सप्लाई अपना बढ़ाना है, ठीक है ना, अपना सप्लाई बढ़ाना है, तो ये डिमांड को कम मत करिएगा, ठीक है ना। कम करेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, आपको पूरा अनबैलेंस हो जाएगा, जैसे तराजू लटक गया है ना, ऐसा लटक जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आया? तो ये टॉपिक यहीं पे क्लोज।